हेलो स्टूडेंट्स। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे चैनल का उद्देश्य है आपके बीएड के प्रैक्टिकल सेशनल वर्क में आने वाली समस्याओं का समाधान करना है। और इसी श्रृंखला में आज जो हम आपकी बीएड प्रैक्टिकल से रिलेटेड फाइल लेकर आए हैं उसका नाम है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान का जो कंसेप्ट था ये स्टीफन कोरी ने दिया था। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि हमें शिक्षण में जो तत्कालिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान करना होता है। उसके लिए हम जो अनुसंधान करते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और यह अनुसंधान कोई शिक्षक भी कर सकता है या शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। तो इसको बीएड पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य यही है कि बीएड के जो विद्यार्थी हैं बीएड करने वाले, उनके अंदर जो समस्याएं शिक्षण करते समय उत्पन्न होती हैं उनका समाधान करने की क्षमता का विकास करना होता है। तो आइए हम पहले यह देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान जो हम करते हैं उसको क्रियान्वित करते समय किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है समस्या का चयन करना। प्रॉब्लम का जो सिलेक्शन होता है यह एक सब बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारा स्टेप है, क्योंकि अगर हम समस्या को सही रूप से चयनित कर कर उसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो एज ए टीचर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कक्षा में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और ये समस्याएं आपको अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य के अंतर्गत जब आप करेंगे उसी वक्त आपको यह महसूस हो सकती हैं। जैसे कि विद्यार्थी पुस्तक का प्रयोग पुस्तकालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थी गृह कार्य करके नहीं आ रहे हैं, या उनकी उपस्थिति नियमित रूप से कक्षा में नहीं हो रही है। इसी तरह की कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। तो पहले आपको समस्या को पहचानना है और फिर परिभाषित करने का अर्थ होता है कि उसको स्पष्ट रूप से कुछ जो हमें स्पेसिफिक वर्ड्स उसमें यूज़ करने हैं उसके साथ उसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में देना। जैसे अगर विद्यालय में विद्यार्थी पुस्तकालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इस पर अपनी एक्शन रिसर्च बनाना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि विद्यालय में पुस्तकालय का विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा इस कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा संतोषजनक प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उसके बाद समस्या के कारणों का विश्लेषण, ये थर्ड स्टेप होता है जिसमें हमें समस्या से संबंधित क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में एक सूची बनानी होती है, और उस सूची के अनुसार ही उसके समाधान खोजने का प्रयास करना पड़ता है। अगला स्टेप है परिकल्पनाओं का निर्माण। परिकल्पनाओं का जो निर्माण होता है वह करते समय हमें परिकल्पना होता क्या है, एक्चुअली परिकल्पना का तात्पर्य होता है समस्या का समाधान। जो हम काल्पनिक समाधान करते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो समाधान उस जिस तरीके से हम सोच रहे हैं हो जाए, इसलिए हमें 2 या 3 भी परिकल्पनाएं बना लेनी चाहिए। अगर एक से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमें दूसरी क्रियान्वित करनी पड़ेगी, अगर उससे भी नहीं होता है तो हम तीसरी परिकल्पना क्रियान्वित कर सकते हैं। और इसमें हमें किस विधि से हमें उसे क्रियान्वित करना है, कितना समय लगेगा एक्सपेक्टेड, ये सब चीज़ों का हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होती है। उसके बाद समस्या के कारणों का हम विश्लेषण करते हैं, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करते हैं, और फिर कल्पना के परीक्षण हेतु उपयुक्त रूपरेखा का निर्माण किया जाता है कि जो हमने परिकल्पना बनाई है जो उनका परीक्षण करके हम देखते हैं कि उनसे हमारी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इसके बाद अगर उस परिकल्पना के क्रियान्वयन से हमारी समस्या का समाधान हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो अगली परिकल्पना को हमें क्रियान्वित करने का प्रयास करना होता है। अब हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि आपको इसको अपनी जो आप अपनी प्लानिंग करेंगे, जो रजिस्टर बनाएंगे इसका, वो किस तरीके से बनाएंगे इसकी फाइल को, तो वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको योजना का शीर्षक देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी स्कूल आपको यहाँ पे अलॉट हुआ है उसमें। जैसे यहाँ पे गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में छात्रों में अंग्रेजी भाषा के संप्रेषण न करने की प्रवृत्ति की समस्या का अध्ययन, हमने इस समस्या को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें योजना के कार्यान्वयन हेतु जो हमने चयनित विद्यालय का नाम, कक्षा कौन सी है, कितने विद्यार्थी थे, ये सब डिटेल में देना पड़ेगा।
अपना अनुसंधान करता है, यहाँ पर फिर अपना परिचय देगा। उसमें अपना नाम लिख सकता है, अपनी योग्यताएँ लिखेगा, वो मतलब कितना वो पढ़ा लिखा है, उसने क्या-क्या किया हुआ है वो। और योजना की पृष्ठभूमि में उसको ये बताना पड़ेगा कि उसकी नॉलेज में वो समस्या कैसे आई। उसके बाद उसको योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य बताने पड़ेंगे कि वो उस अनुसंधान को जो कर रहा है, वो क्रियात्मक अनुसंधान, उसका क्या उसका मोटिव है। जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा का अगर हम संप्रेषण कराना चाह रहे हैं, मीन्स कम्युनिकेशन अगर हम सिखाना चाह रहे हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है कि हम उनके अच्छी कम्युनिकेशन पावर हम उनके अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं, या हम उनके अंदर जो हेजिटेशन है उसको रिमूव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो उद्देश्य हमने अपने सोचे होते हैं, उनको यहाँ पर हमें 1 बाय 1 लिखना होता है। यहाँ पे आप 4, 5, 3, 2 जो भी आपको लगते हैं उद्देश्य, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जो भी आप दे रहे हैं उद्देश्य, उनको अचीव करने का के लिए ही हमें उन हाइपोथेसिस को बनाना है। तो ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगला स्टेप है विद्यालय के लिए योजना का महत्व। अब हमारी वो जो हम क्रियात्मक परिकल्पनाएं बनाएंगे, उनके क्रियान्वयन के उपरांत उससे विद्यालय को क्या लाभान्वित, विद्यालय किस तरीके से लाभान्वित होगा, इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। कि विद्यार्थी जैसे अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो वो अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। वो अपना कम्युनिकेशन अच्छा होने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इस तरीके से और भी पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद समस्या का क्षेत्र। अब यहाँ पर हमें अपनी समस्या को बताना पड़ेगा कि हमने किस एरिया में, मतलब हमारे स्कूल का वो किस एरिया में है, कौन सी क्लास है, किस सेक्शन में है, और वो जो प्रॉब्लम है उसको पूरे हमें स्पेसिफाई करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक विशिष्ट रूप में, मीन्स एक स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको इस फाइल में दिखाया हुआ है। इसके बाद समस्या का विशिष्ट रूप, इसमें हम सिर्फ उसका क्लास विद्यालय का नाम ना देकर हम उस स्पेसिफिक क्लास का नाम दे देंगे कि इस क्लास के विद्यार्थियों में ये समस्या है जिसके लिए हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब जो महत्वपूर्ण पद आता है, यह है समस्या के लिए साक्षी। साक्षी मीन्स एविडेंस। क्या हमें समस्या, कैसे हमने उस समस्या को जाना, कैसे हमारी वो नॉलेज में आई, इसके लिए हमें क्या क्या साक्षी रहे थे उनको लिखना है, और उन साक्षियों का क्या आधार था। मतलब जैसे कि यहाँ पे कक्षा अध्यापक है हमारा साक्षी। अब हमने कक्षा अध्यापक ने कैसे उस समस्या को जाना, अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के बेस पे। अगर हम विषयाध्यापक कह रहे हैं तो विषयाध्यापक ने कैसे करा, वो ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है, वो पूछताछ भी कर सकता है, वो सुपरविज़न भी कर सकता है। तो उसके आधार ये सब हो सकते हैं। सहपाठी है तो सहपाठियों से हमने कैसे जाना, उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने हमें बताया कि यह बच्चा इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाता है, तो हमें उसके बारे में, समस्या के बारे में ज्ञात हो गया। ऐसे ही हम माता पिता से भी पूछताछ करके समस्या के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमें साक्षी और साक्षियों के आधार बताने होंगे। इसके बाद समस्या के कारणों का विश्लेषण। अब हमने जो समस्या के कारण अपने दिमाग में हमें सोचने होंगे कि इस समस्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उन सभी कारणों को स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पर देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है कि कक्षा अध्यापक से बच्चे इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, और या उनमें कम्युनिकेशन स्किल, जो सब्जेक्ट टीचर है उससे वो अच्छे से कम्युनिकेट अपनी बातों को अंग्रेजी में नहीं कर पाते हैं। और सांस्कृतिक जो इंग्लिश कल्चर प्रोग्राम होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, वहाँ पर वो अपना अच्छे से पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। या कोई कोलैबोरेटिव वर्क होता है, वहाँ पर वो उसको इंग्लिश में जहाँ पे कम्युनिकेट करना हो वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमें उनके कारणों को जानना होगा कि कहाँ कहाँ क्या कारण है और उससे क्या हो रहा है, उनके अंदर क्या कमियां महसूस हो रही हैं हमें। कारणों में यह भी हो सकता है कि उस विद्यार्थी के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, या उसको इंग्लिश की जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो कर देता हो, उसको उतना, उसका नॉलेज इतनी नहीं हो कि वो इंग्लिश भाषा की जो वोकैबुलरी है वो उसकी डेवलप ना हुई हो। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनको यहाँ पे हम 1 बाय 1 मेंशन कर देंगे। इसके बाद स्पेसिफिक नोट अगर कोई है तो आप दे सकते हो, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद है क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण करना। अब यहाँ पर जो आप उपकल्पना बनाएंगे, ये उपकल्पना क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर बताया था कि ये समाधान है। अब हमारी नॉलेज में वो समस्या आ गई है, अब हमें उसका समाधान सोचना है।
तो हम एक समस्या के 2 या 3 समाधान सोच सकते हैं, तो वही समाधान हमें यहाँ पे 1 बाय 1 लिखना है कि सबसे पहले हम क्या समाधान सोचेंगे, तो उसको हमें पहले स्टेप पे देना है। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को किसी विषय पर अपने विचारों को अंग्रेजी भाषा में हम प्रस्तुत करने के लिए कंपल्सरी कर दें। अगर किसी भी एक टॉपिक को अपने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, इसको हम कंपल्सरी कर सकते हैं। तो इससे बच्चों के अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप होगा। सेकंड हाइपोथेसिस इसी तरीके से हम बना सकते हैं कि जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं या जो कम्युनिटी वर्क्स होते हैं, इंग्लिश उनमें उसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन करने के लिए हम उनको एम्फेसाइज कर सकते हैं। तो उससे भी उनमें इंग्लिश कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। तो इसी तरीके से हमें 2 या 3 यहाँ पे समाधान अपने सोचने होते हैं। अब जब हमने उनके उपकल्पनाएं बना ली हैं, तो यहाँ पर हमने 3 उपकल्पनाओं का निर्माण किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इन उपकल्पनाओं को बनाने के उपरांत हमें उनके समाधान, अब उनको क्रियान्वित करना है इन उपकल्पनाओं को। तो अब यहाँ पर जो इनका क्रियान्वयन होगा, उसकी एक योजना बनाई जाएगी कि इस ये क्रियान्वयन में हम क्या-क्या क्रियाएं करेंगे। तो हम 2 या 3 स्टेप्स में इसको दे सकते हैं कि हमें क्या-क्या क्रिया करनी है। फिर विधि और समय में हम किस विधि से करेंगे, मीन्स हम टेस्ट लेंगे, हम उनको कोई प्ले करने के लिए दे रहे हैं, क्या विधि हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें कितना एक्सपेक्टेड टाइम लग सकता है, 1 वीक, 2 वीक, 15 दिन, जो भी है वो यहाँ पे हमें बताना होगा। और अपेक्षित साधन, साधन का मतलब होता है कि आप अगर प्ले कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पूरा एक जो पूरा एक रूम चाहिए, या उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए, या किसी टीचर प्रिंसिपल का सहयोग चाहिए। तो क्या क्या हमें वहाँ पे एक्सपेक्टेड जो मटेरियल हो सकता है, उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही हमें जैसे यहाँ पर अगर हमारी पहली हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि किसी टॉपिक पे हमें उनसे इंग्लिश में प्रेजेंटेशन के लिए कंपलसरी करना था, तो यहाँ पर अब बच्चों को, जो कक्षा के छात्र हैं, उनको अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण के लिए समय निर्धारित कर दें कि हम एक फ़िक्स टाइम दे दें कि बच्चे को 2 मिनट इंग्लिश में बोलना है। तो यहाँ पर अब ये तो हमारी क्रिया हो गई कि हमें करनी है। उसके बाद इसकी विधि क्या हो गई कि कक्षा अध्यापक की आज्ञा से वो निर्धारित समय डिसाइड किया जाएगा कि हर बच्चे को बोलना है। तो वो बोलेगा, 2 मिनट बोलेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड में बोल रहा है वो, तो उसे एक, अगर हम हर बच्चे को बुला बुला के बुलवाएंगे तो हो सकता है हमें 1 हफ्ते का टाइम या 4 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम, जो भी लगेगा वो यहाँ पर हमें मेंशन करना होगा। और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमने कोई रजिस्टर बनाया होगा, कोई लिस्ट बनाई होगी, तो वो वहाँ पे हमारा अपेक्षित साधन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको उपकल्पनाएं बनानी है, उनमें क्या क्या क्रियाएं करनी है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमें ऐसे ही दूसरी जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, उसमें हम क्या क्या क्रिया करेंगे, कितने, क्या विधि होगी हमारी, क्या समय होगा और क्या साधन होंगे, उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से तीसरी जो क्रियात्मक हमने उपकल्पना बनाई है, उसके बारे में भी यहाँ पर पूरा प्रारूप उसका बना देंगे। उसमें क्या क्या क्रियाएं इन्वॉल्व होंगी, कितनी विधि, क्या क्या विधि होगी, क्या समय होगा और क्या क्या साधन होंगे। एट लास्ट हम उसका मूल्यांकन करेंगे। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। हमने उपकल्पनाएं बना ली, हमने उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करा। अब जब हम क्रियान्वित करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमारी समस्या का समाधान पहली पहली जो हमने उपकल्पना बनाई थी उसके क्रियान्वयन से ही हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि उसका उपकल्पना के हम क्रियान्वित करने के उपरांत भी वो समस्या हमारी वहीं की वहीं होती है, तो हम दूसरी उपकल्पना को क्रियान्वित करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मूल्यांकन है, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आपने कितनी क्रिया अपनी उपकल्पनाओं को क्रियान्वित किया और किस उपकल्पना का क्रियान्वयन करके आपकी समस्या का समाधान हो गया। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट आया है, आप मूल्यांकन में ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी इस पूरी फाइल को तैयार कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये फ़ाइल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस फ़ाइल को बनाने में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।